अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। हमारी तरफ से एंड द ग्रुप एंड तमाम ऑडियंस की तरफ से आपको वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द सेशन। थैंक यू। थैंक्स अलॉट खालिद भाई। तो खालिद भाई, हम लोग जो बात करते हैं अपने एलुमनाई टॉक्स के अंदर, इट्स द एलुमिनट्स इटसेल्फ एंड जो हम हमारी डिस्कशन रहती है, इट्स मोर अबाउट अबाउट योर जर्नी, हाउ यू वर एबल टू अचीव सच बिग सक्सेस itself in your career. So without further ado, let's start with your journey. We'll talk about, let's say, starting from your life at NID. So you are from the batch 83, 84. Okay, it's the early mid 80s. How was the life during that time in NID? एनईडी इज ऑलवेज सबसे अच्छी मेमोरीज आपकी लाइफ की एनईडी की होती हैं। मेरी सबसे अच्छी मेमोरीज एनईडी की हैं। यूर एक रिस्ट्रिक्टिव इंटरमीडिएट से बाहर आके एक बहुत ओपन एनवायरनमेंट में गए थे। हमारे ज़माने में हमारा फर्स्ट बैच था जिसके ज़माने में स्टूडेंट यूनियंस बैन हुई थी। तो Okay. हम लोग जब गए हैं तो स्टूडेंट यूनियंस थी, तो वो बहुत वाइब्रेंट एनवायरनमेंट था। फिर स्टूडेंट यूनियंस बैन हो गई। हमारे फर्स्ट ईयर में ही बैन हो गई थी। हमारे सिर्फ सीआर इलेक्शंस हुए थे। तो हमने वो भी एक ट्रांजिशन देखा। 83 84 का बैच था, मगर 5 साल 88 में हम पास आउट हुए। तो हमारे ज़माने में हंगामे बहुत हुए। 84 85 के ज़माने में यूनिवर्सिटी बंद बहुत रही। बट ओवरऑल एनईडी वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जिससे आपकी सबसे ज़बरदस्त रिलेशनशिप्स बनती हैं। आज भी मेरे एनईडी का हमारा ग्रुप है। अभी हमने कुछ साल पहले अपनी 25 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन सेलिब्रेट की थी वॉशिंगटन डीसी में। तो आई एम इन टच विद मोस्ट ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम एनईडी, और फिर लार्जर एनईडी के क्लास फेलोज से भी हमारा एक ग्रुप है, हम इन टच रहते हैं। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया था मुझे उन 5 सालों में। बहुत मज़ा आया, थॉरली इंजॉयड। और बड़ी ज़बरदस्त मेमोरीज हैं एनईडी के। बहुत ज़बरदस्त दोस्त भी बनाए, तो बहुत इंजॉय किया था एनईडी को तो मैंने ज़ाती बेहतरीन। तौर तो कुछ कुछ शेयर करें मेमोरीज अपने दोस्तों की, अपने यार की, कि किस तरह के स्टूडेंट थे वो? बहुत ज्यादा पढ़ने वाले थे या बैक बेंचर थे, मस्तियां हल्ला गुल्ला करने वाले स्टूडेंट थे, क्या थे आप? हाँ, हमारे हमारे ग्रुप, मैं तो बिल्कुल बैक बेंचर था भाई। मैं तो बहुत अच्छा। तफरीबाज आदमी। सारे सही। वक्त हंसी मजाक। मेरे ग्रुप में भी बहुत लोग थे ऐसे जो जुमला मारने में, आई वाज क्लास में टीचर्स को तंग करने में। और एक मेरी बड़ी सलाहियत है और थी कि मैं जुमला बोल दूंगा और फिर हंसूंगा नहीं। तो हंसने वाला फंसता है हमेशा। जो बोल के अपनी हंसी छुपा ले वो कभी नहीं फंसता। एक दफा हमारे साथ एक्चुअली क्लास में हुआ था। मेरा एक बड़ा कुछ है मेरे बहुत अजीज दोस्त, एक मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था, समद दाऊद। हम्म। समद से आप जरा सी बात करें, समद हंसने लगता था। तो समद शुरू में मेरे साथ बैठा करता था, फिर उसने मुझसे दूर बैठना शुरू कर दिया था। कि एक हमारे टीचर थे, वो पढ़ा रहे थे मेरे साथ, कोई 7 8 हम पीछे बैठे हुए थे। क्लास तो भरी हुई होती थी एनईडी में। अब मैंने उन पे जुमला बोलना शुरू किया, वो पलटते थे, एक लड़के को निकाल देते थे। एक एक करके ऐसा रह गया कि मेरे अतराफ कोई 8 बंदे बैठे थे, सबको निकाल दिया गया, मैं बीच में रह गया। तो मेरी क्लास में एक और बंदा था, रियाज आदिल। रियाज आदिल जुमले बोलने में बहुत तेज था। तो जब उन्होंने आखिरी बंदे को निकाला और सिर्फ मैं बैठा रह गया, तो रियाज आदिल उनसे कहता है, सर टारगेट इंचों से मिस हो रहा है। तो सही। एनईडी में बहुत बहुत मजे मजे के कैरेक्टर्स मिलते हैं आपको। बहुत मजे के कैरेक्टर्स मिलते हैं। एक हमारा एक हमारे 2 क्लास फेलोज थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बड़े मोतबर हो जाते हैं। फिर बाद में जाके कहते हैं कि तुम हमारे नाम लेके बता देते हो। हमारी बीवियां कहती हैं आप ऐसे थे। तो नहीं, लेकिन वैसे खालिद भाई, अब तो बीवियों के साथ भी काफी टाइम हो गया होगा आप लोगों को। जब हाँ 25 साल का ग्रेजुएशन की, हो तो गया। खैर है, कोई बात नहीं, आप ले देना। हाँ, नहीं तो वो अब थोड़े से मजहबी मोतबर लोग हो गए, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूंगा। मगर चले, ठीक है, ठीक है। बड़े बड़े मजे की चीज है। हमारा हम्म। एग्जाम हो रहा था किसी चीज का, मुझे याद नहीं किस सब्जेक्ट का एग्जाम था। हम्म। तो दोनों एकदम बैठ के ना, एकदम से साथ बैठे थे चेयर्स पे, एकदम से आपस में बातें करने लगे। तो जो इन्विजिलेटर था उसने कहा, ये क्या कर रहे हो? कहने लगा, सर पेपर में लिखा है। मैंने कहा, क्या पेपर में लिखा है? कहने लगा, सर पेपर में लिखा है डिस्कस, तो हम डिस्कस कर रहे हैं। सही। तो एनईडी में ये ड्यूरिंग एग्जाम हो रहा था? ड्यूरिंग एग्जाम डिस्कशन करना शुरू कर माशाल्लाह। दिया और कहने लगे, सर इसलिए लिखा है कि पेपर में लिखा है डिस्कस करो, तो हम डिस्कस डिस्कस। कर।
वो डिस्कस राइटिंग में लिखना था, वापस में डिस्कशन शुरू करिए, जबरदस्त। मगर नहीं बहुत मजा आता है एनईडी के जितने भी टाइम था ना, बहुत मजेदार टाइम था एनईडी का मेरा तो पर्सनली। ठीक है। तो टीचर्स वगैरह कैसे थे, पीएचडीज या इस तरह के, या क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि आप तो पीछे जुमले कस रहे थे, तो हो सकता है ज्यादा इंटरेक्शन उसी में लगता हो, लेकिन कोई तो पसंद होगा टीचर। टीचर मुझे कुछ टीचर्स बहुत पसंद थे। आई मीन एक हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की टीचर थी मैडम सीमा जलील। सीमा जलील अभी भी आई थिंक प्रीटी एक्टिव हैं। मैं उनको एनईडी के एलुमनाई ग्रुप्स में वगैरह में भी देखता हूँ। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हर के इतने शी वाजंट दैट ओल्ड, यंग थी। इतने उस माहौल में जहाँ लड़के इतने तफरीबाज उल्टी सीधी हरकतों में, शी न्यू हाउ टू हैंडल बॉयज। मैंने उनको शुरू में तंग किया था एंड शी वाज स्मार्ट इनफ टू पिक कि भाई ये मेरे जो तंग करता है। बाहर निकली है क्लास में एंड शी एंगेज्ड मी, कि आपसे बात की कि क्या किया है क्या नहीं किया, क्यों गलत कर रहा हो, क्यों ये बकवास बंद करो, इस किस्म की चीजें ना। तो शी न्यू हाउ कन्फ्रंट टू किया। यस, ओके। डील विद गाइज एट दिस एज। उसके अलावा एक हमारे जमाने में आए थे टीचर तलत अल्ताफ। ही वाज अ वेरी नाइस गाय, बहुत बहुत अच्छे थे। हमारे जमाने में वो डीन थे इलेक्ट्रिकल के। यस। अच्छा, मुझे तलत साहब की यस। बात अच्छी लगती थी कि रिगार्डलेस ऑफ कैसे आप हैं, ही केयर्ड अबाउट यू एज अ स्टूडेंट। वो केयर करते थे आपकी, ये नहीं था कि डिसएंगेज करें आपसे। तो मुझे एनईडी में हालांकि बहुत सारे लोग हैं नुमान साहब के बहुत फैन है। मेरा नुमान साहब का इतना इंटरेक्शन नहीं था क्योंकि मैं उनकी क्लास में नहीं जाता था। मैं ज्यादातर क्लासों में नहीं जाता था। तो कुछ टीचर्स हैं जो आपको मार्क कर लेते थे या फिर दे वुड एंगेज विथ यू। तो उसमें थे तलत साहब थे एंड मैडम सीमा थी। ठीक है। सो 88 में पास आउट किया, तो आपने कहा हंगामे भी हो रहे थे, तो शहर किस तरह का था उस वक्त? यार 85, एक्चुअली 85 से पहले 84 में वो जो अननेसेसरी चीजें होती थी बहुत सारे। एक तो एनईडी में कोटा सिस्टम से काफी लोग आया करते थे। अब कहीं भी किसी के इलाके में कुछ हो गया, वो एनईडी में एग्जाम पोस्टपोन करा देते थे, हंगामा कर देते थे। अगर किसी भी जो डिफरेंट कोटा सिस्टम्स के लोग आया करते थे, अगर उनके गांव में कोई इवेंट हुआ है तो वो आके कहते थे पेपर कैंसिल कर दो। दैट वाज वन एब्सर्डिटी एट दैट टाइम। उसके बाद फिर 85 में वो बुशरा जैदी का इवेंट हुआ था एक, जिसकी वजह से एनईडी कोई 8-10 महीने बंद रही थी। वो एक लड़की थी जो बस के नीचे आके बेचारी शी डाइड। तो उसके बाद हंगामे हुए, एनईडी बंद हुई। कोई हमारे एक 2 सेमेस्टर थे हमारे जो 10-10 महीने के थे। तो वो काफी उस लिहाज से टाइम जाया हुआ। उसके जमाने में फिर बहुत सारे मेरे क्लास फेलो उस पर छोड़ के भी चले गए। दोस्तों में मेरे छोड़ के चले गए। एक्चुअली एक तो अब यही है यूएस में, जो चला गया था छोड़ के 2 साल के बाद, बट वी आर स्टिल इन टच विथ हिम। बट वो थोड़ा टफ पीरियड था एनईडी के ज़माने में कि यूनिवर्सिटी बंद हो गई और आप एग्जाम्स के वीक्स में बाज़ दफ़ा बंद हुई है। तो उस दौरान फिर क्या करते थे? इंटरनेट तो होता नहीं था। हाँ नहीं, वो फिर ये क्या होता था, बाहर हैंग आउट करते दोस्तों के साथ। फिजिकल एक्टिविटीज थी। हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज थी। हाँ, क्रिकेट खेल लिया या बाहर बैठे में देर देर तक बैठे में दुनिया। एनईडी में एक चीज ये होती थी ना कि एक दूसरे की तफरी बहुत लगाते थे। आपको एनईडी जो है ना ढीठ बना देती थी। जितना आपका मजाक उड़ता था ना बैठ के यूनिवर्सिटी में, तो आपको बहुत नहीं यूनिवर्सिटी तक नहीं, अभी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, इनके हम लोग अभी तक भी मजाक उड़ाते हैं। तो वो पैटर्न तो है। हाँ हाँ, वो और आपको ढीठ होना पड़ता। आपको पता है, ऐसे मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, अभी भी उससे मेरी बड़ी बात रहती है, हारिस अब्दुल्ला। हारिस अब्दुल्ला कैंट स्टैंड कि आप हारिस अब्दुल्ला के साथ 5 मिनट सीरियस बात कर लें। आपने 5 मिनट सीरियस बात की, हारिस अब्दुल्ला ने कोई आपको ऐसी बात कहनी है कि जिसपे यू हैव टू लाफ। और वो मतलब फिर कैरेक्टर है। मतलब हाँ, कैरेक्टर है। हाँ। बहुत मजेदार आदमी है एंड ही कैन रियली मेक यू लाफ। और मेरी तो अगली फैमिली में जनरेशंस जानती हैं हारिस अब्दुल्ला कौन है, हालांकि कुछ बच्चों से मिले हुए भी नहीं है। बट ऐसे लोग हैं कि वो छोड़ते नहीं है, आपका मजाक उड़ाने से नहीं छोड़ते आपका। चलिए ठीक है। अच्छा, तो इतने शरारती थे, इतनी आवाजें वगैरह करते, तो सनफे नाजुक भी आपसे मतलब दूर दूर रहती होगी फिर नहीं, क्लास के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर? एक्चुअली मजे की बात यह है कि एनईडी के में से मुझे सिर्फ डिग्री नहीं मिली, मुझे एनईडी में बीवी भी मिली। मेरी बीवी भी अच्छा, एनईडी है। तो सही। हाँ, दूर तो सब रहती थी, मगर फिर भी देखें नसीब की बात है, एक ने शादी कर ली
हरकतें देखते हुए तो शायद नहीं करनी चाहिए थी, मगर कर ली उसने, अब भुगत रही है। नहीं, वैसे मैं देखा है बहुत सारे लोग जो आउटस्पोकन होते हैं, इस तरह की चीज होते हैं, वो नॉर्मली इस तरह का प्रोग्राम बना ही लेते हैं साथ साथ। चले जी, मुबारक हो आपको, साथ में डिग्री भी और साथ में बेगम भी माशाल्लाह से, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चले जी, जबरदस्त, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट रहे, जबरदस्त रहे, मस्तियां भी की, तो जीपी वेपी इतनी मेंटेन कर ली थी कि बाहर पढ़ाई करने आए, नहीं, या बस ऐसे पहले ही? पहले 1 साल 1.5 साल तो बहुत तफरी की थी। हम्म। फिर दूसरे साल के बाद सेकंड ईयर में जाके कुछ एहसास शुरू हुआ था कि यार कुछ। तो ये पहले साल जो तफरी वफरी की, उसमें कोई सप्ली वपली भी ले ली थी? हाँ हाँ, एक सप्ली थी मेरी पहले साल में। जबरदस्त, ये तो पक्के बैक बेंचर, तो मतलब स्टैंप लग गई आपके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, एक सप्ली थी मेरी। और फिर वो 5th सेमेस्टर में जाके क्लियर की थी, बट ये कि नया अच्छा, एनईडी के पहले पास। सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर में जाके क्लियर की थी आपने? हाँ 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 हाँ। भाई सर, एनईडी में आपने तो रबर स्टैम्प के साथ बैक बेंचर का मिलना चाहिए, और बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से आपने माहौल बताया। खैर, हाँ एनीहाउ, बताएं, बताएं, आगे बताएं। हाँ, मतलब एनईडी में बस से सुबह एक बात थी, जाता पाबंदी से था। सुबह 7:30 बजे वाली बस जो आती थी उसमें बैठ के जाते थे। एनईडी पहुंच जाता था 8:30 बजे, मगर क्लास में एक भी नहीं जाता था। तो उससे क्या हुआ कि आप क्लास में भी नहीं जाएं, हर वक्त हंसी मजाक में रहें। तो पहला साल जरा रफ था। आई थिंक 3rd सेमेस्टर से कुछ अक्ल आनी शुरू हुई। पहले साल में ये एहसास हुआ था कि अब एनईडी आ गए, अब तो इंजीनियर बन जाएंगे। जब नॉर्मली सप्ली। वैसे सबका एहसास यही होता है, इनफैक्ट हाँ पेरेंट्स का भी एहसास ऐसे ही होता है कि यार चलो हमारा बच्चा एनईडी में चला गया, यूनिवर्सिटी में चला गया, पढ़ के ही निकलेगा। तो उन्हें हाँ पता होता है बच्चे का पोटेंशियल है इतना कि यार उसने इतनी मेहनत करके परसेंटेज लिए, तो ये तो हाँ रहता है। हाँ। हाँ तो वैसे हुआ भी ऐसे ही, मतलब स्टार्टिंग में आपको, मतलब जो तफरी वगैरह की आपने, बाद में आपको एहसास भी हो गया नहीं यार, पढ़ना भी है, हाँ कुछ करना भी है। सही। हाँ। फिर आपके ग्रुप में भी लोग कुछ अच्छे होते हैं। फिर आई मीन मेरी नेबरहुड में मेरा एक और बहुत क्लोज फ्रेंड था, अफजल शाहबुद्दीन। अफजल हमेशा क्लास में टॉप 10 टॉप 12 में रहता था। तो फिर आपकी दोस्तियों के साथ भी, और फिर मेरे क्लोज फ्रेंड्स में भी एक, मेरा ख्याल है मैं हमेशा एक मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, मोईद मुख्तार। वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गाइज आई नो। बहुत बहुत स्मार्ट आदमी है। यानी अगर आप मोहित के साथ हैंग आउट करें ना, तो आपको उससे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदा ये था कि भाई बहुत स्मार्ट आदमी है, हर चीज बहुत जल्दी समझ जाता था। नुकसान ये था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े बगैर समझ जाते हैं। यानी बहुत थोड़ा सा पढ़ता था एंड ही वुड ग्रास्प इट। अगर आप डेढ़ शुरू में। होशियार कहते हैं इनको, ऐसे वैसे हम लोग। क्या कहते हैं? डेढ़ डेढ़ होशियार। हाँ, बहुत बहुत स्मार्ट आदमी है भाई, बहुत स्मार्ट। अभी भी जी जी जब भी मैं उससे बात करूं, जिस जी चीज जी। की भी होती है, ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गाइज आई नो इन इवन टुडे। हम्म। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं ना, फिर आप खुद रियलाइज करते हैं कि भाई इनका पोटेंशियल आपसे बहुत हाई है। ये जो चीज आधे घंटे में समझते हैं, आपको 2 घंटे लगते हैं समझने में। सो उस किस्म की चीजें आपको फिर इंस्पायर भी करती हैं, जब आप रियलाइज करते हैं कि यार ठीक है, यूर विद गाइज हु आर स्मार्ट ब्राइट एंड यू हैव टू स्टेप अप। तो मेरा ख्याल है 4th सेमेस्टर के बाद मैंने पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू किया था, एंड देन थिंग्स स्टार्टेड टू टर्न अराउंड। तो इसका मतलब ये कि एनवायरनमेंट का फर्क पड़ा आपको? हाँ, दोस्त दोस्त वही रहे थे, सारे वही रहे। हम्म। बट ये कि डिफरेंसेस आते हैं। फिर आपको थोड़ी बहुत अकल भी आनी शुरू होती है कि भाई हर एक का अपना पोटेंशियल होता है। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं मोहित की तरह आधे घंटे पढ़ के सब चीज समझ जाऊंगा, तो दैट्स माय ऑब्वियसली। मिस्टेक। तो फिर यस। देन यू रियलाइज कि ही इज स्मार्टर देन मी, तो मुझे ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली। ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा तफरी भी की स्टार्टिंग में, फिर रियलाइजेशन हुई, पढ़ना स्टार्ट किया, फिर आप गए मास्टर्स के लिए अब्रॉड। तो हाँ, मगर ये तफरी नहीं ट्रांजिशन छोड़ी। कैसी? हाँ, तफरी कभी नहीं छोड़ी। वो साथ साथ चल रही थी। हाँ हाँ, वो साथ साथ तो चल रही। चलें, ठीक है। तो जब ट्रांजिशन था इसका, तो अच्छी जीपीए मेंटेन की, स्कॉलरशिप ली, थोड़ा बताएं आइडिया लेके भाई। नहीं, मुझे 1988 कब कब गए थे आप? मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। मैं हम्म 89 में गया था। हम्म। और मैं एक्चुअली जाना भी नहीं चाहता था अमेरिका। आई हैड नो इंटरेस्ट इन गोइंग टू अमेरिका। मेरे एक्चुअली फादर की पर्सनल लाइफ स्टोरी ऐसी थी कि मेरे फादर को 1952 में हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया था। माशाल्लाह। उनके फादर की डेथ हो गई, मेरे दादा की डेथ हो गई, और हम्म। उनके ऊपर उनके सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो ही डिड नॉट गो। उनका ओके। लाइफ एम्बिशन अ था कि बिग अ बिग सेक्रीफाइस, हाँ, बिग और सैक्रिफाइस। वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्रीफाइस। हाँ, उन्होंने यस। अपनी सिबलिंग्स को रखा, अपने छोटे भाई को मेडिकल स्कूल भेजा। हम्म। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका लाइफ एम्बिशन था कि मेरे बेटे पढ़े बाहर जाके।
मेरे भाई ने, मेरा बड़ा भाई भी एनईडीएन है, मेरे बड़े भाई बाबर रजा थ्रू आउट जो है, ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही वाज लाइक वो जो मैं मोहित का बता रहा था ना, बाबर भाई इज लाइक दैट कि आधे घंटे में बैठ के उस आदमी को चीज समझ में आ जाती है। तो ही गॉट अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स और वो चले गए अमेरिका पढ़ने। मुझे जाना नहीं था, मैं आई वाज ऑलवेज जैसे अमेरिका में कहते हैं ना मामाज बॉय, कि मैं अम्मी के साथ बहुत बहुत अटैच था। और भाई चला गया, अम्मी, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। एंड अब्बू को था कि नहीं तुम्हें जाना है। तो लिटरली मैं डिले करता रहा कि मैं यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस की डेडलाइंस खत्म हो जाए। उनको किसी के थ्रू पता चला विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी का, उसकी डेडलाइन जुलाई 5 थी। ही फोर्स्ड मी टू अप्लाई। मैंने अप्लाई किया, फिर मैं वहां पहुंच गया, फिर मुझे तो स्कॉलरशिप भी नहीं थी शुरू का, ट्यूशन में भी उन्होंने दिया, मगर वहां सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ असिस्टेंटशिप्स बहुत थी। अब आपको असिस्टेंटशिप मिल जाती है तो आपका ट्यूशन भी खत्म हो गया, आपकी लिविंग भी चीप हो गई। तो उसके बाद से फिर वो वहां पर तो यही वजह है कैनकस जाने की, बिकॉज़ कैनकस इज नॉट अ वेरी रिनाउंड एरिया जहां पे स्टूडेंट्स आते हो। बिल्कुल, और वो भी 88 में इस तरह से जहां पे आपको इंटरनेट नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का आ रहा है। तो या तो अखबार में ऐड आया होगा या नहीं नहीं किसी, नहीं, या उनको फिर किसी उनके दोस्त ने किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं उनका कोई बेटा वगैरह कैंसस जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा मेरा अच्छा। बेटा, तो ये डेट है। एंड ही फोर्स में। अच्छा मजे की बात ये कि जब मैं जहाज से में जा रहा था, पाकिस्तान से निकल रहा था, तो मेरा अपना एक क्लास फेलो आसिफ कौसर, वो मुझे एयरपोर्ट पे मिला। आसिफ भी कैंसस जा रहा था, और उसके बाद फिर मैं और आसिफ रूममेट्स रहे। फिर आसिफ और मैं आज तक वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो हम फिर दोनों साथ तो थे। तो मास्टर्स किस चीज में किया आपने? मैंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में किया मास्टर्स फिर। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में किया, ठीक है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिसिप्लिन था, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स किया, और फिर सिस्को में जॉब स्टार्ट कर दी, जो कि कंप्यूटर की हाँ कंपनी थी। हाँ, सिस्को सिस्को 93 काफी में। काफी ट्रांजैक्शनल नहीं था, या मतलब, या फिर, हाँ हाँ। एक्चुअली सिस्को तो के साथ मजे की बात ये थी कि सिस्को 93 में हम्म, आ, इतनी तेजी से बड़ी हो रही थी कि दे वर हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल। वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर कर रहे थे क्योंकि उन्हें लोग भी नहीं मिल रहे थे इतने कंप्यूटर साइंस और इस एरिया में। उन्होंने कहा हम ट्रेन कर लेंगे। तो 93 में मैंने सिस्को ज्वाइन की थी, जब सिस्को वाज सिस्को का पहला $1 बिलियन रेवेन्यू 93 में हुआ था, और आज सिस्को इज अ $50 बिलियन कंपनी। बेशक। तो चले, इसमें थोड़ा सा एक सवाल मुझे याद आ गया, जिस तरह से आपने बैक बेंचर की अपनी बातें बताई हैं, तो कैनकस में भी कुछ नहीं नहीं किया आपने यार, इस तरह का? नहीं नहीं नहीं, नहीं कैंसस में कुछ नहीं किया, इसलिए कि भाई जब आप अमेरिका चले जाते हो, एक तो पैसे का बड़ा प्रेशर होता है, ठीक है। हम्म हम्म आप डॉलर कन्वर्ट कर रहे होते हो, तो और फिर आपको असिस्टेंटशिप मिल जाती है, तो आपको काम करना होता है भाई। और उसके लिए अगर वो असिस्टेंटशिप लूज हो जाएगी और आपकी जीपीए नीचे चला जाएगा, तो फिर आपकी ट्यूशन वेवर भी खत्म हो जाता है। तो मतलब कैंसस में हंसी मजाक तो रहती थी, दोस्ती यारी तो सारी थी, बट ये कि पढ़ाई के मामले वो में मजे नहीं थे, वो है, मजे नहीं थे, वो वो मजे मजे नहीं थे नहीं। जो एनडीए में किए। हाँ वो मजे नहीं थे। एनईडी की फीस भी हमारे जमाने में 235 रुपए होती थी भाई, कब की, साल की या सेमेस्टर की? सेमेस्टर की। सेमेस्टर की। हाँ, और डॉलर कितने का था उस वक्त? जब मैं गया हूँ डॉलर तो 20 डॉलर का था, 20 रुपए का डॉलर था। तो इसका मतलब $10 की, हाँ एनईडी की फीस, हाँ दस डॉलर $10। दस हाँ डॉलर हाँ मुफ्त। नहीं, वैसे हाँ। काफी अरसे तक अभी भी मतलब एनएडी की अगर आप कंपैरिजन करें तो बहुत कम ही फीस है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी वक्त के साथ साथ थोड़ी सी बढ़ रही है। जो मेरे जमाने में 2004 से 8 तक किया मैंने, तो ओवरऑल पर ईयर 8000 फीस थी। दैट वाज मिनिमल। मतलब इवन के हमारे साथ के बच्चे, हम लोग जो है वो सब ट्यूशन पढ़ा के भी कर लेते थे अपनी फीस। हाँ सो दैट वाज ओके। चले, वापस आते हैं सिस्को की तरफ। सो हाउ वाज द ट्रांजिशन? जैसे आपने कहा कि बहुत मैसिव हायरिंग हो रही थी। हम्म। सिस्को इटसेल्फ वाज इन द सिलिकॉन वैली, आपने कैनकस से किया था, तो वो फिर इजी रहा? नहीं वाज असल में एबल टू गेट इट? चक्कर ये है कि मेरा भाई सिलिकॉन वैली आ गए थे, ही वाज वर्किंग, हम्म ही सेड टू मी इधर आ जाओ, जॉब है मिल रही है। फिर मेरे भाई का एक और दोस्त है इमरान कुरैशी, इमरान हम्म कुरैशी वाज एट सिस्को, और इमरान ने मुझे इंटरव्यू कराने में हेल्प की। इमरान ने मुझे एक्चुअली, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर इमरान ऑन दैट सेंस, कि इमरान ने मुझे पढ़ाया भी कि भाई ये चीज़ें नेटवर्किंग की सीख लो। मुझे तो नेटवर्किंग का कुछ नहीं पता था, और इमरान ने मेरी इंटरव्यू में हेल्प की, पढ़ाया है। इंटरव्यू मेरा अच्छा गया।
और द गाय जो आज तक मेरा, जब तक मैंने सिस्को छोड़ी, वही बंदा मेरा बॉस रहा सिस्को में। हालांकि वो उसके साथ मैं ऊपर जाता गया, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो गया वो सिस्को में, और मैं उसी बंदे को ही रिपोर्ट करता रहा, और आज तक भी वी आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड। दैट गाइज नेम इज जो पिंटो। जो को मैं somehow we clicked। जो है वन ऑफ द, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों का इमोशनल कोफिशिएंट बहुत आया था, EQ जिसे कहते हैं। जो हैज अ वेरी वेरी हाई EQ, जो लोगों से बहुत जल्दी रिलेट कर लेता है। तो जो एंड आई रिलेटेड वेरी वेल, वी क्लिक्ड वेरी वेल। एंड जो ने कहा, यू नो, तुम्हारी नेटवर्किंग बैकग्राउंड नहीं है, इमरान recommends you highly, so I will take that bet on you. So he took a bet on me. तो मैं यही कहता हूँ कि इमरान helped me and Joe took a bet on me. And फिर जो को ही मैं सारी, except for 2 years at Cisco, जो को ही मैं रिपोर्ट करता रहा। फिर जो SVP हो गया तो उसका एक VP था माइक क्विन, मैं माइक को रिपोर्ट करता रहा। Those were my 2 bosses on 17 years job at Cisco. Except for 2 years, those guys were my bosses throughout my career. और उन दोनों के साथ काम किया, मगर फिर मेहनत भी की, जॉब पे मेहनत की। और फिर आई थिंक समटाइम्स लक का भी ताल्लुक होता है कि मैं तो बिलीव करता हूं कि मेरे से बहुत स्मार्ट लोग दुनिया में हैं। लक हैज टू डू अ लॉट विद इट, लक का करम जिसे हम लोग कहते हैं। those things matter and they help out in life. और तो काफी लंबा कैरियर, दैट इज अराउंड 17 इयर्स। सो स्टेप बाय स्टेप बताएं कि किस किस तरह से कोई हर्डल आई होगी इस दौरान। सिस्को वाज मतलब एवर चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन और आगे बढ़ रही थी, ग्लोबली मार्केट इवॉल्व कर रही थी। यू वर इन अ कंपनी जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज थी, उसकी प्रेजेंस थी। तो उस लैडर को साथ साथ जो कि सिस्को भी ऊपर जा रही थी, उस लैडर को पिक करते हुए ऊपर चढ़ रही थी उस लेडर पे, और आप लोग को भी साथ साथ उसी तरह से जाना था ऊपर। तो कैसे इसको मैनेज किया और कैसे इंश्योर किया कि यार आप भी उसके साथ साथ जिस तरह से इसको तरक्की कर रही है, आप भी तरक्की कर रहे हैं? तो सिस्को में एसेंशियली जब मैं कुछ एरियाज पे मैंने फोकस किया था। मेरा इंटरेस्ट है इंटरनेट राउटिंग के ऊपर, इंटरनेट राउटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिससे मैसिवली आप जब कनेक्ट करते हैं तो ये सारे मैसिव स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग सिस्टम्स हैं, उस पर मेरा बहुत इंटरेस्ट है, और आज तक उसी पे मेरी एक्सपर्टीज भी बहुत डीप है। तो उधर काम करना शुरू किया राउटिंग के एरियाज में। इनफैक्ट मेरी, हमेशा ही कहता हूँ कि मेरी थोड़ी सी एक्सपर्टीज भी उसमें बहुत डीप थी, और कुछ लक का भी ताल्लुक था। 96 में एक काफी बड़ा इवेंट हुआ था, अमेरिका ऑनलाइन एक कंपनी थी। अमेरिका ऑनलाइन के नेटवर्क में एक आउटेज हुई 96 में, जो इवन CNN न्यूज मीडिया तक में आ गई थी। और द गाय हु सॉल्व दैट प्रॉब्लम वाज मी। तो उससे क्या हुआ कि आई वाज नोबडी इन 96, एंड ऑल ऑफ अ सडन सिस्को's हाईएस्ट लीडरशिप न्यू कि हुआ क्या है, बिकॉज इतना बड़ा इवेंट हो जाता है ना, तो सब अलर्ट पे आ जाते हैं कि अमेरिका ऑनलाइन इज डाउन, क्या हो क्या रहा है। एंड देन आई लुक्ड एट द प्रॉब्लम एंड आई सेड, ओ आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड आई इमीडिएटली फिक्स दैट प्रॉब्लम। तो अगले दिन जब मैं आया हूं तो 96 में मेरी टॉप लीडरशिप मुझे नहीं जानती थी, एक्सेप्ट फॉर माय मैनेजर, VP, SVP, दे डिडंट न्यू मी। बट नेक्स्ट डे मुझे याद है, आई वाज वॉकिंग इनटू माय ऑफिस एंड all of those guys are waiting and saying, okay, you are Khalid Raza, right? The guy who solved America Online. And it became a big story inside of Cisco, the guy who figured out America Online problem. क्योंकि उनकी 6 घंटे की outage थी, मैंने 15-20 minutes की login के बाद I figured out what the problem was. And I said, oh, I know how to fix it. And fix हुआ, पूरा network stabilize हो गया। So all of a sudden you became a little legendary story कि यार इस बंदे ने America Online की problem पकड़ के fix कर दी थी। तो उससे फिर एक कैरियर को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। कॉर्पोरेट छक्का, हाँ, कॉर्पोरेट छक्का जिसे कहते हैं, वो छक्का लगा कॉर्पोरेट में। तो उसीलिए मैं कहता हूँ लेकिन वो फुल टॉस भी मिली आपको, और फुल टॉस खेलने आती भी थी आपको? नहीं यार, फुल टॉस नहीं, बहुत बड़ी यॉर्कर थी, 6 घंटे से उनकी आउटेज हुई थी। तो प्रेशर तो बहुत होता है जब आपका बॉस आपको कह रहा है कि ये तुम्हारी एक्सपर्टीज है, कैन यू लुक इनटू इट, राइट? अब अमेरिका का उस वक्त सबसे बड़ा ऑनलाइन नेटवर्क इज डाउन, right? And they're expecting, this is pre-Google or Facebook and nothing existed. लोग ईमेल करते थे और कुछ काम करते थे अमेरिका ऑनलाइन के ऊपर। And my boss said, can you take a look at it? And I looked at it. So they were out for about 4 to 5 hours, और मैंने देखते ही पिछले 15 मिनट में कहा, oh, I know what exactly is going on. तो वो मेरा ख्याल है, वो अगर मैं उसको देखूं at the outside of it, initially वो या तो आप उसे यॉर्कर कहेंगे या बाउंसर कहेंगे,
एंड देन लिटरली आप उस बाउंसर पे छक्का मारें या यॉर्कर को छक्के में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए एक्सपर्टीज भी चाहिए। एग्जैक्टली exactly. तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि ये एक्सपर्टीज फिर आपने कैसे ओवर द टाइम डेवलप भी की? मतलब 93 में अगर आपने ज्वाइन किया विद इन 3 years इट्स अ रूकी, इट्स नॉट अ मिड लेवल प्रोफेशन, इट्स नॉट अ मतलब प्रोफेशनल इंजीनियर। तो उसको कैसे मैनेज किया? मतलब गाइड करेंगे कि भाई अगर आप जॉब स्टार्ट कर रहे हो तो यू रियली हैव टू स्पेंड योर टाइम रीडिंग और डिस्कसिंग एंड लर्निंग। हाँ, मैंने उसमें टाइम स्पेंड किया। मैंने स्टैंडर्ड्स को बहुत पढ़ा, स्टैंडर्ड्स में किस तरह होता है, किस तरह ये चीज डिप्लॉय की जाती है, किस तरह चलती है, क्या इश्यूज हैं। एंड मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स इन लाइफ इज आइंस्टाइंस, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। नॉलेज तो आप गेन कर रहे होते हो, ठीक है, वो आप सीखते हो, बट उसके साथ आपके पास इमेजिनेशन भी होना चाहिए। कि मैंने इतनी इन प्रोटोकॉल्स के अंदर काम किया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यू स्टार्ट टू रियलाइज कि यार इनमें ये एफिशिएंसीज हैं, इनमें ये क्यों नहीं किया जा सकता, एंड दैट इज वेयर इमेजिनेशन कम्स इन। क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स पीपल जो बहुत एकेडमिकली फोकस्ड होते हैं ना, उनको लर्न करना आता है, इमेजिनेशन इतनी नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि जो इस चीज ने मुझे हेल्प किया है थ्रू आउट माई कैरियर एंड लाइफ, मेरे पास इमेजिनेशन है। तो मैं चीज सीखने के बाद उसको ये भी सोचता हूँ कि इसे इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो मैं प्रोटोकॉल्स में काम करता था उस वक्त 96 में, तो मैं प्योर नॉलेज पे फिक्स किया था मैंने, क्योंकि मुझे वो उसकी इंफॉर्मेशन पढ़नी आती थी, देखनी आती थी, समझनी आती थी। मगर उसके बाद मैंने इमेजिनेशन भी होनी चाहिए, तो सिर्फ नॉलेज ही नहीं, ऑब्वियसली नॉलेज के साथ ही इमेजिनेशन पैदा होगी, बट नॉलेज इज, इमेजिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और आपने अगर कहीं आगे जाना है स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, तो इमेजिनेशन बहुत हेल्प करती है, बहुत बहुत हेल्प करती है। ओके, सो आगे अगले क्वेश्चन से जाने से पहले ऑडियंस से बोलूंगा, मार्क दिस वर्ड्स, दीज आर गोल्डन वर्ड्स, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। आइंस्टाइन के वर्ड है, मेरे नहीं। आइंस्टाइन के हैं, लेकिन आपको खालिद भाई के थ्रू पता चले। सो मार्क दिस वर्ड, स्क्रीनशॉट लीजिए, सेव कीजिए, जो भी किए दिमाग में डालिए, लेकिन रिमेंबर दिस वर्ड्स। जी खालिद भाई कंटिन्यू। सो वो सिस्को में वो जो छक्का लगा, उसके बाद जाहिर सी बात है यू बिकम अ हीरो या सुपरस्टार या जो भी आप कहेंगे, लेकिन उसको मेंटेन करना इज नॉट इजी। आपको पता है कॉर्पोरेट में छक्के लगते हैं, उधर लगता है, लेकिन उसको मेंटेन करना इज नॉट इजी। हाउ डिड यू मेंटेन? उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो बॉस था उसने एक स्पेशलाइज्ड टीम बनाई जो सिर्फ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ काम करेगी, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का स्केल बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है। तो उस टीम में जाके फिर मुझे सारे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ काम करना शुरू हुआ। अब क्या होता है कि ये जब इंटरनेट बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ आप काम कर रहे हैं ना, दिस इज 96 एंड ऑनवर्ड्स, तो उनकी स्केल प्रॉब्लम्स ही डिफरेंट होती हैं। एओएल वगैरह ही थे कंपनी, इस तरह की कोई नाम बताएं कंपनीज का? फिर आप AT&T हो गया, वराइजन हो गया, डॉयचे टेलीकॉम, ब्रिटिश टेलीकॉम, बेल कैनेडा, ग्लोबल स्केल पे फिर तो उस पे काम करना शुरू हुआ। तो वो एक स्केल का एक्सपोजर हुआ। फिर ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, इनके साथ जब आप काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स, उससे क्या होता है कि आपकी अगर आप मेहनत करते रहें तो फिर आप अच्छी लेवल पे रहते हैं, क्योंकि इनकी जब नेटवर्क में कोई गड़बड़ होती है ना, उसकी विजिबिलिटी बहुत बड़ी होती है कंपनी में, ठीक है। तो मेरे पास कुछ ऐसे कस्टमर्स थे, जैसे मैं काम करता था डॉयचे टेलीकॉम के साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी बहुत बड़े बड़े नेटवर्क हैं। आप JP मॉर्गन चेस को ले लें, बैंक ऑफ अमेरिका को ले लें। बैंक ऑफ अमेरिका की 5,000 6,000 ब्रांचेस हैं, 18,000 ATMs लगे हुए हैं, तो इट्स अ मैसिव नेटवर्क। तो फिर वो जिस टीम में मैं था, उसका काम ये था कि सिर्फ बड़े नेटवर्क के साथ काम करो। तो बड़े नेटवर्क का चक्कर क्या होता है कि आपको अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जैसे कहते हैं ना, हाई एनवायरनमेंट में रहेंगे एज अ हीरो, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी गिरेंगे जीरो पे, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत हाई होती है। सो ये मेहनत की जो आप बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली फिजिकल प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, ज्यादा काम की बात कर रहे हैं, या ज्यादा नॉलेज की तरफ बात कर रहे हैं? नॉलेज की तरफ आपको जाना पड़ता है कि भाई अगर आप एक नेटवर्क पे काम कर रहे हो जिसमें 500 नोड्स हैं, बस एक नेटवर्क पे काम कर रहा हो जिसमें 25,000 नोड्स हैं, तो आपको समझना पड़ता है कि फिर सिर्फ प्रोटोकॉल्स ही नहीं होती, स्केल किस तरह करना है, इसकी एफिशिएंसीज किस तरह बढ़ेंगी। तो उससे क्या होता है कि जब आप सर्विस प्रोवाइडर्स और बड़ी बड़ी, मैं सिस्को के जैसे फॉर्च्यून 50 कंपनीज है ना, उनके साथ काम करता था। और बड़े कॉन्सेप्ट वही वाला है कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, यही कॉन्सेप्ट है? नहीं, हार्ड वर्क तो करना पड़ता था भाई। लिटरली मुझे एक दफा याद है,
अमेरिका में एक लॉन्गेस्ट वीकेंड हॉलीडे होती है थैंक्स गिविंग, जो 4 दिन की होती है। मुझे थैंक्स गिविंग से 1 दिन पहले मुझे मेरे बॉस का कॉल आया। उसने कहा ये एक बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है, ये डाउन है, बहुत क्रिटिकल है, एंड यू नीड टू गेट ऑन अ प्लेन, राइट? I was on a plane for my entire Thanksgiving weekend, but I told my boss कि देखो मेरी तो उस वक्त यंग फैमिली थी, बीवी थी। उसने कहा खुद भी चले जाओ, बीवी बच्चों को भी ले जाओ अपने साथ। And I spent 3 nights Thanksgiving weekend with a tier 1 internet service provider to fix their problem and bring that back up. तो उससे क्या होता है कि आपकी लाइफ बहुत हाई स्ट्रेस होती है, हाई प्रेशर होती है, मगर आपको एक तो कंपनी विजिबिलिटी बहुत होती है, फिर आपकी नोन एंटिटी हो गए थे कि इतने भी बड़े राउटिंग नेटवर्क्स हैं ना, ये बंदा है जो सॉल्व कर लेता है। और उसके अलावा फिर कस्टमर्स से बड़ी रिलेशनशिप बन जाती है कि आप अगर जा रहे हैं ना थैंक्स गिविंग के वीकेंड पे, तो उनका भी कोई सीआईओ बैठा हुआ है वहां पर, वो भी कह रहा है भाई मेरा नेटवर्क डाउन है, लकीली थैंक्स गिविंग वीकेंड है तो थोड़ा सा तो लोड कम है। हाँ, लोड कम है, बट गेट ऑन इट। तो मैं ऐसी कॉल्स के दौरान रहा हूं, और उसकी वजह से फिर मेरी रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ ऐसी रही है। मैं एक दफा एक कस्टमर के साथ काम कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा फाइनेंशियल है। उसने मुझसे कहा कि अगर ये प्रॉब्लम सैटरडे को सुबह 3 बजे नहीं होती और ये मंडे की सुबह 7 बजे प्रॉब्लम होती, अमेरिकन इकोनॉमी विल लूज $100 million एन आवर, राइट? तो इतने हाई प्रेशर जॉब पे, इतनी क्रिटिकल चीजों पे, इतने बड़े नेटवर्क्स में काम करने का स्ट्रेस तो बहुत था, मगर 2 चीजें हुई। मुझे लार्ज स्केल नेटवर्किंग का बहुत अंदाजा हो गया, जो विप्टेला के जमाने में काम आया फिर, और कस्टमर रिलेशनशिप्स बहुत हो गए, मेरी कस्टमर्स से बहुत रिलेशनशिप्स हो गए, क्योंकि वो भी तो रात में आपके साथ बैठा हुआ है ना, वो भी तो फिगर आउट कर रहा है वो क्या रहा है, और उसको अपने सीईओ को अपडेट देनी है। तो सीटीओ सीआईओ से मेरी रिलेशनशिप्स बन गई, सीनियर लीडरशिप से, एंड which helped a lot in my career. बेहतरीन। चलें, आगे बढ़ने से पहले मैं ऑडियंस से कहूंगा कि अपने प्लीज स्टार्ट कमेंटिंग योर क्वेश्चंस, क्योंकि मैं आगे जाके इसको लूंगा, और अपना फीडबैक भी देती रहिए। और ये जो स्टोरी है अभी जो खालिद भाई बताने वाले हैं, जो वेबटेला की जब इन्होंने फाउंड की थी और जब स्टार्ट की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो प्लीज एंड तक इस पूरे सेशन को देखिएगा, यू विल रिमेंबर इट और यू विल रियली एंजॉय इट। तो स्टार्ट कमेंटिंग। एक लिंक भी है स्ट्रीम यार्ड का, कमेंट करने से पहले उस पर क्लिक कीजिए ताकि आप जो है आपके कमेंट जो है मैं ऑन स्क्रीन लूं, तो आपकी पिक्चर के साथ, आपकी फेसबुक प्रोफाइल के साथ वो दिख सके। तो आगे बढ़ते हैं। सिस्को में इतना लंबा कैरियर, 17 साल, डिस्टिंग्विश इंजीनियर भी बने हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें कि एक डिफरेंट किस्म का ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रोल है, तो ये किस तरह से रहता है सिस्को के अंदर? आपको डिस्टिंग्विश इंजीनियर बनने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं। आपको इंडस्ट्री एक्सपर्टीज चाहिए होती है। इसमें एक सवाल और ऐड कर लें, क्या ये इंडस्ट्री की ही ये टर्म्स हैं या सिस्को की अपनी डेवलप टर्म्स हैं? नहीं, ज्यादातर कंपनीज जो होती है ना, आपके पास 2 कैरियर पाथ्स होते हैं। सिस्को में या तो आप मैनेजमेंट ट्रैक पे चले जाएं, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, वीपी, सीनियर वीपी, या आप इंजीनियरिंग ट्रैक में रहें तो यूर एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। तो आई प्रेफर्ड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल। तो डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर जो होता है इक्विवेलेंट टू अ सीनियर डायरेक्टर होता है। फिर उसके ऊपर एक और कैटेगरी रह जाती है फेलो, द फेलो वीपी के बराबर होता है। मगर आपके पास पूरा नॉमिनेशन प्रोसेस होता है, पूरी कमेटी बैठती है, आपको लोगों से कंपनी वाइड रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। उसके अलावा फिर आपको एक्सटर्नल इंडस्ट्री रिकग्निशन चाहिए होता है टू गेट प्रमोटेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कस्टमर्स के साथ बहुत काम किया हुआ था, इंडस्ट्री में बहुत काम किया हुआ था। फिर एक बुक पब्लिश की थी मैंने 99 में। तो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं टू बी नोन इन द इंडस्ट्री, टू बी रिकग्नाइज्ड, और फिर कस्टमर्स की रिकग्निशन, फिर कंपनी में रिकग्निशन। कंपनी में बहुत लोगों में रिकग्निशन थी कि आई वाज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द गाइज हु अंडरस्टैंड्स बिग नेटवर्क स्केल, कनेक्टिविटी, राउटिंग सिस्टम्स। तो उसका बहुत एडवांटेज था कि कोई भी बड़ा नेटवर्क खराब होता था या बड़े नेटवर्क को डिजाइन करना होता था, आई वाज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड। तो लॉट ऑफ पीपल रिकग्नाइज्ड मी। तो उससे फिर मेरा नॉमिनेशन प्रोसेस भी आसान रहा। सिस्को में भी रिकग्निशन था और इंडस्ट्री रिकग्निशन था। तो उसकी वजह से आई गॉट प्रमोटेड। ठीक है। तो 17 साल का कैरियर और अच्छे लेवल पे हैं। 17 साल इज नॉट, अगर पूरे पीक टाइम देखें तो लोगों के कैरियर 30-35 साल की कंपनी के अंदर होते हैं। सो यू वर लाइक मिड लेवल, लेकिन एक बड़ी पोजीशन पे पहुंचे। तो रिकॉग्निशन भी थी, मस्ट हैव बीन अ वेरी गुड जॉब, ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन भी होगी। तो फिर क्या माइंड में था कि यार जॉब छोड़ी और विप्टिला स्टार्ट किया? वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
तो दिस इज अराउंड 2006 और 7 की बात है ये। हमने एक पूरा फंड रेजिंग इवेंट किया शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए सिस्को में। ओके ओके। हमने ये डिसाइड किया कि देखो पाकिस्तान में एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, हाउ कैन वी हेल्प दैट इंस्टीट्यूशन। तो मेरा एक कोलीग है सईद अख्तर, सईद ड्रोव दैट होल थिंग के सिस्को में लेके आए और फिर इवेंट किया। तो उस सिलसिले में फैसल सुल्तान जो करंटली पाकिस्तान में मेरा ख्याल है हेल्थ एडवाइजर है, और इमरान खान साहब आए थे। तो वो आए, उनके साथ हमने पूरे स्ट्रेटजी की। हम ये प्रेजेंट करना चाह रहे थे कि शौकत खानम को किस तरह आईटी में सपोर्ट करे सिस्को, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि सिस्को इज आल्सो वेरी फिलैंथ्रोपिक द इंक्लाइंड कंपनी। तो उनके पूरी आईटी को सपोर्ट करते हुए तो मैं फैसल के साथ काम करना शुरू किया। तो फैसल ने मुझे कुछ डेटा शेयर किया। उसने कहा पाकिस्तान में वन ऑफ द दुनिया भर में सेकंड हाईएस्ट रेट है ब्रेस्ट कैंसर का। तो मेरी एक और कुलीग भी मेरे साथ थी, वो अमेरिकी है, वो काम कर रही थी इस प्रोजेक्ट पे ऊपर। तो शी ऑल्सो गॉट वेरी इंटरेस्टेड कि ये हो क्या रहा है। तो उसने कहा कि देखो कैंसर की स्टेजेस होती हैं, अगर स्टेज 4 कैंसर है ना तो वो तो इट्स अ संक कॉस्ट कि आदमी आएगा, कीमोथेरेपी होगी, ये वो। कहने लगा मगर हमारे यहाँ कल्चरल एस्पेक्ट्स की वजह से स्टेज 0 में अगर डायग्नोस हो जाता है तो इट्स अ वेरी ट्रीटेबल डिजीज। तो मेरे दिमाग में ये सोच आनी शुरू हुई कि अगर हम सिस्को का स्ट्रक्चर देखें तो सिस्को का जो ज्यादातर बिजनेस है वो उसके पार्टनर्स करते हैं। So I brought this up with फैसल कि भाई ये पार्टनर इकोसिस्टम क्यों नहीं डेवलप हो सकता पाकिस्तान में, कि भाई ये प्राइमरी केयर जो है लोग कंफर्टेबल भी होते हैं अपने प्राइमरी केयर के बारे जाने में। तो व्हाई कैन शौकत खानम डू दिस कि शौकत खानम सर्टिफाइड क्लिनिशियन हो जिसके साथ आपकी कनेक्टिविटी हो, तो वो आपके सर्टिफाइड लोग हों और वो जाके इन लोगों को कहें कि भाई ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, और फिर एक मोबाइल वैन जाती है उनके पास रीजन बाय रीजन जो आप लोगों से कनेक्टेड हो। तो उसके बाद मैंने देखना शुरू किया। फिर मैंने कहा कि यार हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है ना, हेल्थ केयर वर्ल्ड वाइड इट्स वन ऑफ द लीस्ट आईटी सेवी इंडस्ट्री। इतना प्रोसेस वेस्ट है, इतनी रेपुटेशन है, और इतना आपका ओवर प्राइस्ड कॉस्ट सिस्टम है। तो उसको देख के पढ़ना शुरू किया मैंने, अमेरिका की हेल्थ केयर को आके देखना शुरू किया। मैंने कहा ये भी बहुत ब्रोकन है। तो मैं फैसल के साथ काम कर रहा था। तो एक दफा हम गए हुए थे सिस्को की किसी मीटिंग में। तो आई वाज सिटिंग एंड हैविंग ब्रेकफास्ट विद इमरान खान, द करंट प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने इमरान भाई से कहा कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि ये हेल्थ केयर को ट्रांजिशन कर सकता है, और सिस्को में को मेरी बात नहीं सुन रहा। एंड ही सेड दिस टू मी व्हिच एक्चुअली वाज अ वेरी लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर मी। ही सेड नेवर make a mistake of not chasing your dream. Always be a dreamer and chase your dream. He said, look at the best case scenario, look at the worst case scenario. Best case scenario आगे बढ़ने से पहले क्या ये बात आप दोबारा कह सकते हैं ऑडियंस के लिए? क्या चीज? यही जो इमरान खान ने आपको बोला था, प्लीज। उन्होंने कहा always chase your dreams. Always chase your dreams. Never give up on your dreams. And that was one of my pivotal moments that he said to me कि अगर तुमने ड्रीम चेस नहीं की ना तो लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करोगे। तो he said कि देखो दो फेलियर्स हो सकते हैं। एक फेलियर ये हो सकता है कि तुम सक्सेसफुल ना हो, मगर तुम केपेबल आदमी हो, तुम कहीं भी नौकरी मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। दूसरा तुम्हें लाइफ लॉन्ग रिग्रेट ही होगा कि तुम्हारे आइडिया को किसी अगर और ने कर लिया, तुम कहोगे ये आइडिया मुझे पहले आया था, बेशक 5 साल 10 साल बाद किसी के पास आया और वो करे, तो तुम्हें लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहेगी कि मैंने कुछ नहीं किया। एंड विप्टेला के बेचने के बाद इमरान भाई तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो मेरी सिर्फ एक ही दफा उनसे मुलाकात हुई है। एंड व्हाट आई डजंट मैटर कि आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस क्या हैं, what I really admired about him, he was so excited to hear this story from me. He said, look, you did the right thing. Always be a dreamer and always go chase your dream. And that was a turning point for me कि मैंने जाके अपनी ड्रीम चेस की, क्रिएट की, बनाई, और फिर सो ये मीटिंग 2006 में एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, मीटिंग 2007 में हुई, और वेप्टेला स्टार्ट किया आपने 2012 में। 2012 में। हाँ, तो ये एक माइंड में बात बैठी है, उसको प्रैक्टिकली करते करते यू टुक योर टाइम। देखो इट्स नेसेसरी आल्सो, राइट। फियर बहुत होता है, हालांकि वो दिमाग में एक जैसे कहता है पीछे सर पे वो हैमर कर रही थी चीज, ठीक है। और उसके बाद भी मैं 2007 में उनसे मेरी ये बात थी, then I saw him again in 2008 2009. Every time he used to see me, he used to ask me
कि तुम क्या कर रहे हो. एंड देन ही सेड यू शुड डू इट. क्यों बैठे हुए हो अभी तक? देन 2010 में मैंने ये डिसाइड कर लिया था, नो मैटर व्हाट हैपेंस. मैंने फिर जाके सिस्को में पिच किया कि मैं लास्ट एफर्ट किया कि मेरी सुन ले कोई बात. फिर 2011 में मेरा एक एग्जीक्यूटिव था सिस्को से, वो जा रहा था, एचपी नेटवर्किंग स्टार्ट हो रही थी, तो उसने मुझे कन्विंस किया कि मैं उसके साथ चला जाऊं. एंड आई वेंट विथ हिम. बड़ी कंपनीज में चक्कर क्या होता है कि वो जो चीज है ना कि वो उसी आइडिया को पुराने आइडियाज को रेट्रोफिटिंग बहुत कर रहे होते हैं. ठीक है, उनके लिए लीप फ्रॉग करना इतना आसान नहीं होता क्विकली. तो 2011 का भी मेरा ईयर जाया हुआ. फिर 2012 में मेरी अपना जो को फाउंडर था आमिर, सो द टू ऑफ अस, फिर 2011 में एक्चुअली मैंने और आमिर ने इस चीज को डिसाइड किया कि हम करेंगे. एंड ही केम फ्रॉम अ स्टार्टअप बैकग्राउंड, तो वो बिजनेस साइड पे था, मैं टेक्नोलॉजी ला रहा था. ऑन टॉप ऑफ इट हमने तकरीबन कोई 20 या 25 वीसीज को विजिट किया होगा. जब आप कोई नया आइडिया ला रहे होते हैं ना, तो लोग आपकी बात को भी नहीं समझ रहे होते और डिसमिस कर रहे होते हैं. तो इतना रिजेक्शन हुआ था हमें, इतना रिजेक्शन हुआ था कि हर जगह जाते थे सब कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम, आर यू श्योर यू वांट टू टेक ऑन AT&T एंड सिस्को एट द सेम टाइम? तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो और तुम इतने बड़ी बड़ी कंपनीज को, बिजनेस को डिस्टर्ब करने जा रहे हो जो उनका इतना बड़ा बिजनेस है. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट के आई थिंक दैट खान साहब ने जो मुझे कहा था, इट रियली इंस्पायर्ड मी. एंड till today I tell this कि I owe it to him to convince me to become a dreamer, and now I am a dreamer and I believe in that whole thought process that you have to dream and dream big and then go for it. So जो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिड लाइफ प्रोफेशनल में हैं, जैसे लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ, वो मेरे सारे दोस्त हैं अराउंड, या बहुत सारे अभी ऑडियंस सुन रही होगी हमें इस वक्त. तो जैसे आपने कहा कि एक फेयर था माइंड में, उस फेयर को ओवरकम कैसे किया? एक्चुअली बताया कि नहीं यार, इट्स अचीवेबल, बिकॉज अगर आप 10-15 साल एक जगह काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू सी सम अपॉर्चुनिटी. आप जॉब भी कर रहे हो तो आपको लगता है यार ये चीज मैं करता तो मैं बेहतर कर सकता हूँ, मेरी कंपनी मुझे करने नहीं दे रही है, या ये चीज मैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, आई कुड क्रिएट अ बिजनेस फॉर माई सेल्फ. सो ये बहुत अच्छी, ये बहुत लाइक मे बी most of us, maybe all of us have this kind of opportunities कि यार ये चीज बेहतर है या ये चीज बेहतर है. तो वो फेयर को कैसे ओवरकम किया खालिद भाई कि यार बस अब ये, हाँ अब ये डिसाइड कर लिया है कि जो होगा देखी जाएगी, लेट्स डू इट? वो जो चीज थी ना, वो दिमाग में जो बीच में बार बार हैमर करती थी ना, कि जो खान साहब ने मुझे कहा था कि यार तुम केपेबल आदमी हो, तुम्हें कोई भी रख लेगा बाद में. ही सेड रिस्क तो लेके देखो. ठीक है, और वो रिस्क लेने में, एंड आई थिंक टू पार्टली जब मैंने भी और आमिर ने भी जॉब छोड़ दी, तो यू हैव टू बर्न योर बोट्स. इफ यू बिलीव इन योर आइडिया यू हैव टू बर्न योर बोट्स. तो हमने वी बर्न आवर बोट्स. बट जो बात ये थी कि नए आइडियाज के, जो डिसरप्टिव आइडियाज होते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है. अच्छा, मुझे एक्सपोजर था प्रॉब्लम का, मुझे सर्विस प्रोवाइडर्स का पता था, एंटरप्राइज का पता था. जो एंटरप्राइज मांग रही है वो सर्विस प्रोवाइडर दे नहीं रहा, जो सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है वो एंटरप्राइज के लिए बहुत कॉस्टली है. किसी भी आइडिया के लिए आपको जो डिस्ट्रप्शन जो होता है ना, उसमें अल्टीमेटली जो आपने कस्टमर को जाके चीज बेचनी है ना, दैट हैज टू बी एफिशिएंट एंड चीपर टू डिस्टरप्ट द बिगर गाइस. इट हैज टू बी बेटर, चीपर, फास्टर. ठीक है, तो जब आप उस एंगल से आएंगे ना, बेटर, चीपर, फास्टर के, जब आप कस्टमर से बात करेंगे कि अगर मैं तुम्हारी कॉस्ट 40% रिड्यूस करूंगा, तुम्हारी ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस होगी, तुम्हारी सर्किट कॉस्ट रिड्यूस होगी, तो जब मैं एंटरप्राइज को जाके कहता था, दे यूज्ड टू लव इट कि यार ये कर दोगे तो जबरदस्त है. तो जब इन्वेस्टर्स के पास जाओ ना, तो बहुत सारे, ज्यादातर इन्वेस्टर्स के पास ऐसे लोग होते हैं जिनकी नॉलेज भी सब्जेक्ट एरिया की जो होती है वो आर्काइक हो चुकी होती है, वो बहुत डिसमिसिव होते हैं. तो एक तो बोट बर्न कर दी थी, 20 से 25 वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए, हर एक आपको रिजेक्ट करता है. फिर जो सक्सेसफुल कुछ एनईडियंस भी थे, एंड दैट्स समथिंग आई ब्रिंग इट अप मोर, कि एनईडियंस को एक दूसरे की हेल्प करने में थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा फर्दर. मुझे जब मैं पैसे रेस कर रहा था, मुझे किसी से कोई हेल्प नहीं मिली. आई वाज एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट बेटर हेल्प फ्रॉम एनईडियंस या पाकिस्तानी कम्युनिटी. नोबडी हेल्प्ड आउट. एंड बोथ आमिर एंड आई, कहीं से नहीं मिली हेल्प. एंड दैट्स समथिंग
आई थिंक इट्स बेटर विद इन इंडियन कम्युनिटी देन पाकिस्तानी कम्युनिटी। हालांकि मुझे लगता है लोग ऑफेंड होंगे इस बात से, बट दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर आमिर का एक दोस्त था इंडियन बंदा, अमरजीत रियली हेल्प्ड अस आउट। उसने हमें वीसी से इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। उसने हमें सेक्वोया कैपिटल से मिलाया। एंड सेक्वोया कैपिटल, नाउ यू नो हु सेक्वोया कैपिटल इज। सेक्वोया कैपिटल इज स्टिल कंसिडर्ड एज द नंबर 1 वेंचर कैपिटलिस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप पूछें सेक्वोया ने किन किन कंपनीज को फंड किया है, तो इफ आई स्टार्ट टेलिंग, एप्पल, गूगल, सिस्को, ओरेकल। जब आप उस रूम में वॉक इन करते हैं ना, उन सब के पोस्ट लगे हुए होते हैं बैनर्स की, दीज आर द कंपनीज सेक्वोया फंडेड। इट्स वेरी इंटिमिडेटिंग। मगर जब हम उस मीटिंग में गए, उसने हमें 30 मिनट्स की मीटिंग दी थी। बंदे का नाम बिल कॉरन है। वो मीटिंग 2 घंटे चली एंड ही रिप्ड अस अपार्ट। और जब हम बाहर निकल रहे थे, he said that is the right way to solve this problem। अब आप 20 वीसी से रिजेक्ट होके आए हैं, हमें लकीली नंबर 1 वीसी इन द वर्ल्ड से मीटिंग मिली है। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। एंड दिस गाय आस्क्स क्वेश्चंस इन सो मच डिटेल। मैं बाहर आया हूं उस मीटिंग से, मैंने आमिर से कहा मुझे लगता है ये बंदा हमें फंड कर देगा। एंड वी गेट अ कॉल बैक फ्रॉम सेक्वोया कैपिटल द नेक्स्ट डे, राइट? Nobody knew in 2012 what SD-WAN was, software-defined WAN. Nobody, right? We were two guys who were walking around and saying, here's a new opportunity, ये disruption है, and everybody's saying कि यार पता नहीं क्या बक रहे हैं ये। Sequoia Capital ने कहा कि these are the type of bets we make, right? और उन्होंने हमें फंड कर दिया। Viptela was the first ever company that got funded on SD-WAN। उसके बाद जिन जिन VCs ने हमें रिजेक्ट किया था, जब उन्होंने देखा सेक्वोया ने SD-WAN कंपनी फंड की है, एवरी VC रैन। और बाय द टाइम हमने एग्जिट किया है, कोई 25 कंपनीज थी SD-WAN की, एंड स्टिल Viptela हैड द लार्जेस्ट मार्केट शेयर। ठीक है, तो दूसरी डिसरप्शन ये तो होती है ये होती है। और आज अगर आप देखें तो गार्टनर की रिपोर्ट के लिहाज से SD-WAN 2012 में वाज अ $0 मार्केट। It's an $8 billion with a B, $8 billion market that we created, right? So, or we were the first company to get funded in SD-WAN, and everybody started to become SD-WAN company. खालिद भाई, इसको पेटेंट क्यों नहीं कराया? पेटेंट है सारा Viptela के, अब वो सिस्को की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है सारा। नहीं, लेकिन जो बाकी पेटेंट का भी थोड़ा सा आइडिया दे दें कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी थी नहीं थी, तो जो आगे कंपनीज होती हैं अगर उनको यूज करना तो वो आपसे पूछ के यूज करेंगी, या क्या है थोड़ा बहुत चेंज करके पेटेंट अपना निकाल लिया? किस तरह चलता है? अब Viptela क्या, तो जितना भी है ना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सिस्को की है। तो पैटेंट्स थे हमारे एग्जिट के वक्त को 20 एक्चुअली 58-59 पैटेंट्स थे हमारे। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है ना, तो पैटेंट्स तो शुरू में करें, जरूर करें। ठीक है। और पैटेंट इज मच इजियर इन यूएसए। आई मीन लाइक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आई थिंक मतलब सब जो भी कोई चीज करते हैं फटाफट वो पैटेंट के पास भागते हैं इस तरह से। एंड यू शुड हैव अ गुड पैटेंट अटॉर्नी एज वेल। ठीक है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी, मतलब एक फंडिंग मिला, तो उस वक्त आपको फिर ज्यादा बूस्ट मिला होगा कि यार नाउ वी विल बी समथिंग। मतलब एक होता है ना, स्टेप बाय स्टेप बंदे को पता चलता है यार पहले रिजेक्शन भी हो रही है, फिर एकदम से सबसे बड़े वीसी से आपको मिल गई है, तो फिर उसको आगे कंटिन्यू कैसे किया? मतलब इसको मिलियंस ऑफ $1 मिलियन की कंपनी कैसे बनाया इसको? देखो 2000 और बड़े स्मॉल टाइम में आपने 2012 से लेके जो एक्विजिशन हुई है 2017, 5 years इज नथिंग। मतलब इट्स जस्ट लाइक यू ग्रेजुएटिंग। सो एक तरह से ये कंपनी को इतने ऊपर लेकर आए। तो वॉक अस थ्रू द पीरियड, ये स्टार्टअप क्रिएट करने के बाद से लेके जो 5 साल, इसको मुसलसल ऊपर की तरफ कैसे लेकर गए? देखो आइडिया में बहुत 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 ही पावरफुल आइडिया था जब आप इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन आ जाती है, तो हमारी एग्जीक्यूशन में आई वुड से कि टीम बहुत अच्छी थी। हमारा वीपी इंजीनियरिंग बहुत अच्छा बंदा था, अनदर इंडियन गाय, वेनु इज स्टिल अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और फिर हमारी प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम अच्छी थी, तो प्रोडक्ट मैनेजर भी हमारा बंदा बहुत अच्छा था। तो उसके बेसिस पे अगर आपके पास इंजीनियरिंग लीडरशिप और प्रोडक्ट मैनेजमेंट लीडरशिप, स्पेशली इंजीनियरिंग लीडरशिप अच्छी आती है ना, तो एक्सिक्यूशन, फंडिंग के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सिक्यूशन। टीम बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक वी वर एबल टू असेंबल अ वेरी गुड टीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंजीनियरिंग एक्सिक्यूशन टू डिप्लॉयमेंट। हमारी डिप्लॉयमेंट में बंदे बहुत अच्छे थे। बड़े कस्टमर, जब बड़े कस्टमर के साथ डिप्लॉय करते हैं ना, तो उसके लिए आपके पास बंदे ऐसे होने चाहिए जिनके पास बहुत स्मार्ट हो और डिप्लॉयमेंट के अंदर अंदाजा हो कि बड़े स्केल में कैसे डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो
हमने बड़े हैंड पिक कर करके लोग लेके आए थे कि मार्केट से, इंडस्ट्री से ही, इंडस्ट्री से जिनका नोन था, जो मेहनती थे। फिर कुछ हमने फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर किए थे, दे वर आल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। तो इट्स अ गुड अच्छा, ब्लेंड। आपकी मैंने एक वीडियो पोस्ट भी की थी ग्रुप्स में, जिसमें आपने कहा था यार फ्रेश इंजीनियर ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। हाँ, क्योंकि तो वो यही वजह है कि आप फ्रेश इंजीनियर्स पे काफी यू आर बेटिंग मोर ऑन द फ्रेश इंजीनियर्स। इसका भी नहीं बताएं देख, थोड़ा कॉन्सेप्ट कि जो स्टार्टअप्स हैं ऑलरेडी, जैसे फ्रेश हैं या लेस एक्सपीरियंस है, दे शुड बी गोइंग अराउंड फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स। नहीं, इनिशियली आपके कुछ सीनियर बंदे आपकी प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करते हैं, बेस ठीक स्टैब्लिश है। करते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, जो अच्छे लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आप स्टेज 1 में तो सीनियर बंदे लें। फिर जब वो सीनियर बंदे आपका प्लेटफॉर्म सेट करते हैं ना, तो फिर कुछ मिडिल टियर बंदे लें। देन लार्जर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स के, क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट में एक आपका एनर्जी लेवल चेंज होता है। उनका हमारी एक पॉइंट के बाद आपकी पर्सनल लाइफ होती है, फैमिली, बीवी, बच्चे। ये जो फ्रेश बच्चे थे, मैं इनको देखता हूँ 15-15, 16-16, 18-18 घंटे बैठे हुए काम कर रहे हैं, राइट? तो उनके कमिटमेंट्स भी डिफरेंट हैं। तो ब्लेंड जो होता है ना, वो होना है। मगर ओरिजिनल आपका जो प्लेटफॉर्म सेट करते हैं ना, वो आपके अच्छे सीनियर लेवल बंदे करते हैं, जिनको पता है, जिन्होंने किया हुआ है, they've done it a few times, राइट? उसके बाद यू पुट अ प्रॉपर टीम टुगेदर, मिक्स ऑफ दोज एनर्जी एंड एबिलिटी। और फिर वो जो स्मार्ट बच्चा होगा, वो उस एबिलिटी को ऊपर लेके चला जाता है। तो आपके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, यूथ की एनर्जी आती है और एक्सपीरियंस की एबिलिटी आती है। यू कंबाइन दोस टू, यू हैव अ वेरी गुड फॉर्मूला, यू हैव अ वेरी गुड रेसिपी। ठीक है। अच्छा चले, जब एक्विजिशन के लिए सिस्को वाले आए, अब मे बी यू कुड हैव पिच्ड द आइडिया अगेन टू सिस्को, मे बी सिस्को ने अप्रोच किया, व्हाटएवर वुड बी द स्टोरी, लेकिन मजा आया था, हंसी आई थी, खुशी हुई थी कि वही यार आइडिया जो आप इंटरनल कैसे एम्प्लॉय करते हुए 2010 में उनको दे रहे हैं, फ्री में उनको मिलना था, हाँ, उसके उन्होंने $600 मिलियन दिए फिर आपको। अभी सिस्को में मैंने बहुत टॉक्स दी हैं एंटरप्रेन्योरशिप्स के ऊपर, विद इन सिस्को भी। हम्म, तो मैंने एक ये स्टेटमेंट कहा था, जिससे बहुत सिस्को एम्प्लॉयज ने तालियां बजाई थी। मैंने कहा, अगर तुम इंजीनियर हो और तुम्हारे पास आइडिया है, तुम्हारा आइडिया अगर रिजेक्ट भी हो जाता है ना इंटरनली, डू नॉट डिस्पेयर, हैव द गट्स टू गो टेक द चैलेंज ऑन। तो आई डिड, राइट, टुक ऑन द चैलेंज एंड गट्स, एंड आई थिंक इस चीज में मैं ये कहूंगा कि किसी ने अपने दिमाग में ये डालें कि आई कैन डू दिस। क्योंकि देखें, जब हमें रिजेक्शन होता था ना सिस्को में, मुझे और आमिर को, सो वी, वन ऑफ द थिंग्स, गुड थिंग अबाउट दिस होल थिंग बिटवीन अस, वी नेवर डाउटेड आवरसेल्फ। ठीक है, ठीक है। नॉट अच्छा, एक वंस। ऑडियंस से सिमिलर सवाल ही आया है, उसको मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। कोई एग्जीक्यूटिव्स ऐसे थे उस वक्त जिन्होंने पहले रिजेक्ट किया हो और फिर बाद में वो उन्होंने ही खरीदा हो, तो उनके तासुरात कैसे थे? जब आप एक दफा एक्वायर होके चले जाते हैं ना, तो फिर आप लोगों के तासुरात को जज नहीं कर सकते, राइट? सक्सेस इज लव्ड बाय एवरीबॉडी। ठीक है। तो प्राइड सॉलो सॉलो करनी पड़ी थी लोगों को। एंड उस वक्त मेरी भी ये सिचुएशन नहीं थी कि मैं जाके मुंह पे रब करूं, बट अंदर से आप भी मुस्कुरा रहे होते हैं उस मीटिंग में बैठ के उनके सामने। वो भी एक एक्सप्रेशन होता है कि यू नो व्हाट, यू गॉट मी। बट इट इज व्हाट इट इज। आप बहुत सारी जगह आप बैठे होते हैं, आप मुस्कुरा रहे होते हैं कि लुक, आई बॉस, प्रूव्ड। मैं बोल रहा था आपको बॉस। मगर चले, जबरदस्त। हाँ हाँ। मेरे जो अपने दो बॉसेस थे ना, मेरे जो डायरेक्ट बॉसेस थे, बोथ जो एंड माइक, उनकी सबसे जबरदस्त बात ये थी कि जो ने हर बड़ी मीटिंग मेरी सेट कराई थी कि इस बंदे का आइडिया सुन लो। ही बिलीव्ड इन मी, एंड until I left Cisco and I got acquired back by Cisco, he was one of the happiest guys when I was back. उसने कहा था चले कि जी, मैं कह रहा माशाल्लाह। था इस बंदे की बात सुन लो। अच्छा खालिद भाई, इतनी जबरदस्त आपसे बात हुई, पता नहीं चला घंटा हो गया हम लोग को बात करते हुए ऐसे। अरे वाह भाई, वाह। खैर, आगे बढ़ते हैं फिर। हमने अभी सवालात भी लेने ऑडियंस से, और काफी सारे मैंने सवाल देखे भी हैं, मैं साथ साथ लेता रहूंगा। अभी फिर दोबारा सिस्को में एज ए वेबटेलाई गए थे, और फिर अभी दोबारा से कुछ सोचा है करने को?
उसका भी थोड़ा सा बताएं। अच्छा, मजे की बात यह है कि लेट मी क्लोज दैट पॉइंट कि सिस्को ने मैं एक्वायर क्यों किया। जी जी। सिस्को ने अपनी 30 ईयर की हिस्ट्री में, व्हिच आई एम वेरी प्राउड ऑफ सेइंग, सिस्को ने अपनी 30 ईयर की हिस्ट्री में कभी भी कोई राउटिंग की कंपनी एक्वायर नहीं की थी, क्योंकि सिस्को इज कंसिडर्ड एज द पायनियर्स ऑफ राउटर्स एंड राउटिंग। ठीक है, विप्टेला वाज द फर्स्ट कंपनी जो राउटिंग कंपनी एक्वायर की थी सिस्को ने। दैट टू मी इज अ वेरी, जैसे कहते हैं ना, बहुत एक्साइटिंग बात है कि इतनी बड़ी राउटिंग कंपनी एक्वायर की थी। और उसकी वजह यह थी कि हम बड़ी एंटरप्राइजेस को बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर रहे थे। कोई भी स्टार्टअप जो आती है ना, स्टार्टअप करती है, बहुत बड़ा कस्टमर जीत लिया तो 25 साइट का, 50 साइट का। हमारा सबसे पहला कस्टमर था, उसकी 1400 साइट्स थी। और दूसरा जो गैप स्टोर्स हैं जो ग्लोबली आप देखते हैं, और दूसरा एक बहुत बड़ा बैंक था जिसकी 3000 लोकेशंस थी। तो एकदम से एक स्टार्टअप आई और जिसने बड़े बड़े कस्टमर्स जीतने शुरू किए, तो ऑफ कोर्स यू गॉट सिस्कोज अटेंशन। तो दैट्स व्हेन दे केम। फिर सिस्को में मैंने पिछले साल फील्ड सीटीओ का रोल किया है कि मैं विप्टेला का SD WAN का मैसेज लेके जाता था। And I was educating the industry, I was publicly presenting, हर हाई एंड कस्टमर के साथ काम कर रहा था, हर कस्टमर्स के डिप्लॉयमेंट्स में, आर्किटेक्चर में, उनके डिस्ट्रप्शंस की तरफ उन्हें बता रहा था कि अब हो क्या रहा है, क्योंकि आपके डेटा सेंटर्स जो है ना, वो क्लाउड में जाके सेंटर्स ऑफ डेटा बन जाते हैं। यू नॉट इन अ डेटा सेंटर एनी मोर, इन सेंटर्स ऑफ डेटा। तो हाउ डू यू build a network for so much distributed server connectivity, compute, which is your private data? तो पिछले 3 साल ये किया। अब आई हैव एन आइडिया, अभी वो स्टेल्थ है, और आजकल मैं वेंचर मीटिंग्स कर रहा हूँ एंड होप टू रेज फंड, एंड आई थिंक दिस वन इज at least 3 to 4 times bigger than Viptela. That's all I can. चले जी, बेस्ट ऑफ लक दोबारा से आपको, और आई होप कि दोबारा से कोई इमर्जिंग स्टोरी हो 4-5 साल बाद, और मे भी जल्दी हो जाए, अल्लाह करे इंशाल्लाह। तो फिर उस पर दोबारा बात करेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमारा था, इट्स अबाउट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। सो फिलैंथ्रोपी भी कुछ कर रहे हैं साथ में, क्या 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 एंगेजमेंट है उसमें? मेरा देखें, मेरा शौकत खानम से तो लिंक है। तो मैं शौकत खानम में, मैंने पिछले साल कराची जो शौकत खानम बन रहा है, उनका जो आउट पेशेंट है, वो आउट पेशेंट को फंड किया और वो मेरे पेरेंट्स के नाम पे बनवाया है। तो अब जब अगर कोई कराची शौकत खानम के आउट पेशेंट पे जाएगा, उसका जो आउट पेशेंट है उसका नाम मसरत और साजिद रजा आउट पेशेंट है, मेरे पेरेंट्स के नाम पे। फिर मैंने अपने पेरेंट्स के नाम पे द सिटीजन फाउंडेशन के साथ एक स्कूल स्पॉन्सर किया हुआ है, वो भी मेरे अपने पेरेंट्स के नाम पे है। फिर लेटली मेरी मुलाकात एक और खान से हुई है, शाहिद अफरीदी। शाहिद ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि शाहिद पर्सनली मेरे नज़दीक बहुत ही सिंसियर आदमी है। जो वो लोग होते हैं ना कि जो इतनी सेलिब्रिटी होने के बावजूद खुद सड़क पे जाके काम करते हैं, जो कोविड पे शाहिद ने किया है। वेरी इंप्रेस कि जगह जगह जाके खुद जाती तौर पे फूड डिस्ट्रीब्यूट करा था। मैं शाहिद को शायद भाई तो नहीं कहूँगा, शायद मुझसे बहुत छोटा है, बट what was very impressive for me कि बंदा जो है ना खुद जाता है, खुद करता है। हाँ, उनको कोरोना खुद भी हो गया था शायद, खुद कोरोना हो गया था, खुद कोरोना हो गया था। तो और लेटली मैंने थोड़ा बहुत उनके साथ एंगेज किया है। शायद पाकिस्तान वाइड स्कूल्स भी रन करता है। मेरा पाकिस्तान के स्कूल्स में एक इंटरेस्ट है कि देखें, अगला जो फ्यूचर है ना, वो ऑटोमेशन का है। हमारे बच्चों को अर्ली डेज से ऑटोमेशन शुड कम अ सेकंड नेचर टू देम। प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो जिस स्कूल से मैं पढ़ा था, हैप्पी होम स्कूल में, वहां पर मैंने एक कंपनी एडवॉन, उनके साथ मिलके रोबोटिक्स क्लासेस शुरू कराई हैं। स्पॉन्सर करता हूं मैं अपने स्कूल में रोबोटिक क्लासेस। और अब मेरा प्रोग्राम यही है कि मैं शाहिद को जाके अभी पाकिस्तान में मिलूंगा तो उसके स्कूल्स के साथ ये करूंगा, क्योंकि मुझे शाहिद की सिंसियरिटी बहुत इंप्रेस करती है, कि जो मुझे खान साहब की करती थी शौकत खानम में। सो होप नॉट आउट बेसिकली, जो उनकी हाँ, होप नॉट है। आउट। हाँ, हाँ, एंड ठीक है। ही इज डूइंग इनक्रेडिबल वर्क। तो उसके साथ थोड़ा बहुत काम है, बट मुझे पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड भी फिलैंथ्रोपी में बहुत है। मैं यहाँ पर बहुत फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता हूँ। जो लोग जो ये इनकार्सरेटेड होते हैं, जो लोग जेल्स में चले जाते हैं, जब वो वापस आते हैं जेल्स में, प्रीडोमिनेटली ब्लैक्स होते हैं वो, जब वो जेल से वापस आते हैं तो उनको सोसाइटी में किस तरह रीस्टैब्लिश करना है। एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है या टाइमलेस, उनके साथ काम करता हूँ। तो आई रियली फील कि देखें, हमको अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है, एंड आई बिलीव अपर पावर हैज अ लॉट टू डू विथ योर सक्सेस।
तो मैं तो बहुत अपने आप को बहुत एवरेज आदमी समझता हूँ, तो जब मौका मिला है तो then there is something that is an opportunity given to you, so you need to give back. चले जी, माशाल्लाह खालिद भाई। अच्छा, अब जो है लास्ट में हम लोग कुछ सवालात लेंगे और फिर क्लोजिंग की तरफ जाएंगे सर। तो ऑडियंस, अगेन नाउ इज द टाइम वी विल आस्क क्वेश्चंस। सो अगर किसी के माइंड में कुछ सवालात हैं, सो आई एम गोना टेक वन बाय वन। फर्स्ट, पहला सवाल, shed some light on what it meant to get Sequoia funding. Is that an angel investor group? वैसे आपने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया था पहले, लेकिन ये है कि थोड़ा सा दोबारा सर सीधा बता दे दोबारा से। Sequoia Capital is considered, as I said, the number one VC in the world. तो Sequoia की हिस्ट्री अगर आप देखें तो उन्होंने Oracle, Google, Cisco को Sequoia ने फंड किया था। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं Sequoia की फंडिंग होती है। तो आपके पास देखें कुछ चीजें बहुत क्लियर है। आपके आइडिया में पावर होनी चाहिए, आपकी टीम सॉलिड होनी चाहिए, दे शुड बी कन्विंस्ड कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और फिर आपके पास पूरा प्लान होने चाहिए आप इसको मार्केट में कैसे ले जाएंगे, फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करें। तो पूरा एक प्रोसेस है जिसको आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं। एंड Sequoia की वो पब्लिकली अवेलेबल भी हैं, तो उसको प्रिपेयर करके जाएं। बट दे आर वन ऑफ द शार्पेस्ट गाइज। मैंने उनको जब भी आइडिया प्रेजेंट किया है, वो बहुत पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, और उनके पास बहुत बंदे हैं जिनको इंडस्ट्री वाइड डीप नॉलेज है। दैट्स व्हाई भाई बिलियंस की कंपनीज बनाई हैं। गूगल इज नॉट अ जोक। गूगल की इन्वेस्टमेंट थी, सिस्को के सबसे अर्ली इन्वेस्टर Sequoia था सिस्को का। तो जब आप बड़े वीसी के पास जाते हैं तो आपके आइडिया में पावर होती है, और जब वो आपके पीछे आते हैं तो इट्स अ गेम चेंजर। चले खालिद भाई, इसमें एक सब क्वेश्चन करता हूँ। जब इतना बड़ा इन्वेस्टर वीसी आपको इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो सर पे भी खड़े रहते हैं आपके, यार ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बहुत ज्यादा? नहीं, देयर इज समथिंग ग्रेट अबाउट Sequoia, क्योंकि उन्होंने इतनी सक्सेसफुल कंपनीज बनाई है ना। दे हैव द फॉर्मूला डाउन। वो आपको कोच करते हैं, बहुत कोच करते हैं आपको कि हाउ टू, क्या चीज किस दफा चाहिए। बोर्ड इज वेरी फ्रेंडली। they give you a lot of coaching and guidance. So I learned a lot in those 5 years from Sequoia guys कि किस तरह कंपनी बनाई जाती है। और मेरी तो पहली कंपनी थी, उनकी तो हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज बनाई हुई हैं। तो दे आर वेरी वेरी, जैसे कहते हैं, अगर आपको Sequoia फंडिंग मिल जाती है तो consider yourself very very lucky, successful, and then your idea has merit. Sequoia ऐसे आसानी से हाथ नहीं लगाता। I mean, हमको 20 VCs ने मना किया और उन्होंने कहा तुम्हारे आइडिया में मेरिट है, हम तुम्हें पैसे देते हैं। और आज वो चले 8 बिलियन की, माशाल्लाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ योर बुक, वाज इट टेक्निकल? आपने कोई बुक लिखी? जी हाँ, मेरी बुक का नाम है लार्ज स्केल आईपी नेटवर्क, लार्ज स्केल आईपी नेटवर्क डिजाइन, और खालिद रजा के नाम पे है, टेक्निकल बुक है। ठीक है, सो इट्स अ टेक्निकल बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, why Veptila, and was that an SD-WAN related performance issue that you solved? How does this name Veptila come in? So अगर आप देखो ना, वाइड एरिया, मैं थोड़ा सा मुझे टेक्निकल होना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है, सिविल से भी हैं, मैकेनिकल हाँ, से भी, तो ले मैटर बताइएगा प्लीज। हाँ। तो आप जब इंटरनेट पे कनेक्ट करते हो ना, जब आपका घर या ब्रांच कहीं भी जाके कनेक्ट करती है, तो वो एक इंटरनेट पे कनेक्ट करती है, तो उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो जब आप वाइड एरिया नेटवर्क पे जाके कनेक्ट करते हो ना, जितनी भी एंटरप्राइज वाइड एरिया नेटवर्क पे कनेक्ट करती है ना, उसको प्राइवेसी चाहिए होती है। इंटरनेट से कनेक्शन करने की सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि आपके पास स्पीड है, ठीक है, मगर एंटरप्राइज को स्पीड और प्राइवेसी चाहिए होती है। तो वाइड एरिया के अंदर एंटरप्राइज लेवल स्केल और प्राइवेसी पे कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए ट्रेडिशनली जो टेक्नोलॉजी क्रिएट होती थी, वो सर्विस प्रोवाइडर अपना प्राइवेट नेटवर्क बेचते थे। हमने उस टेक्नोलॉजी को उठा के हमने कहा कोई भी पब्लिक नेटवर्क भी यूज करके प्राइवेट मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है। तो उसके बेसिस पे वो टेक्नोलॉजी जो थी वो बहुत डिस्ट्रप्टिव थी कि सर्विस प्रोवाइडर प्राइवेट नेटवर्क के बजाय आप इंटरनेट को यूज करके सर्विस प्रोवाइडर की तरह का प्राइवेट नेटवर्क बना दो, उस पर कंप्लीट एप्लीकेशन विजिबिलिटी है, कौन सी एप्लीकेशन जा रही है आपको नजर आ रहा है। नाम Viptela आया है, V means virtual, IP means internet protocol, Tela means fabric in Spanish. So virtual IP fabric, that's what Viptela means. Zabardast. Next question, what good leadership means for new startup? Share your own experience of starting up your own business. आइडिया और लीडरशिप में जो चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कैपेबिलिटी के साथ इंटेग्रिटी होनी चाहिए, राइट? जरूरी नहीं है कि बाज दफा मेरे नजदीक जो चीज बहुत जरूरी है, इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है।
और दूसरी चीज कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी, आइडिया एंड जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप पैसे दे दें और ये वो, you should have the ability to listen to dissent, disagreement and be जैसे कहते हैं ना, लोगों की तरफ आपका एटीट्यूड बहुत जेनरस होना चाहिए. You should be caring about people. At the end of the day, those people are sacrificing their personal lives for you. So you need to be caring about, उनकी केयर करनी पड़ेगी आपको. और आइडिया और एक्सिक्यूशन बहुत बड़ी चीज है. जितना इंपॉर्टेंट आइडिया है उतना ही इंपॉर्टेंट एक्सिक्यूशन है. तो टीम सॉलिड होनी चाहिए आपकी. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल लेते हैं. डू यू स्टिल थिंक Viptela इज द SD-WAN लीडर और कंपैटिटर्स हैव मेड मोर प्रोग्रेस इन Viptela? अगर आप पब्लिक नंबर्स जाके देखें, स्टिल सिस्को, और व्हिच इज मोर डोमिनेंटली SD-WAN, Cisco owns probably more than 65% of the market in SD-WAN. It's a very dominant position. It's a very dominant position. Yes. We're still the fastest growing business inside of the Cisco. जब अभी हमारी acquisition के बाद, we've done very well inside of Cisco. Very well inside of Cisco. चले जी. अच्छा जी, एक लास्ट सवाल, बल्कि छोटा सा रिपीट सवाल ही है, उसके बाद फिर क्लोजिंग की तरफ जाएंगे. कह रहे हैं काइंडली रिपीट द नेम ऑफ द बुक. द नेम ऑफ द बुक वाज लार्ज स्केल आईपी नेटवर्क डिजाइन. खालिद रजा का नाम टाइप करेंगे और लार्ज स्केल आईपी नेटवर्क टाइप करेंगे, बुक आ जाएगी. स्टिल चले जी. जबरदस्त खालिद भाई, काफी जबरदस्त बात हुई और मेरे लिए तो बड़ी अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, ऑडियंस के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह. सो थैंक्स अ लॉट, आपने ज्वाइन किया. लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि ऑडियंस के लिए थोड़ा कुछ टाइम निकालें और जो सब कुछ समराइज करें. क्या एक छोटा सा मैसेज यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस? मैं वही कहूंगा जो मुझे खान साहब ने कहा था, बी अ ड्रीमर, ऑलवेज ड्रीम एंड बिलीव इन योरसेल्फ. ड्रीमर्स जो होते हैं ना, वही डिस्टरप्ट करते हैं चीज़ों को जाके. मुझे ये लेसन अपनी लेटर एज में मिला. अगर अर्ली एज में मिलता शायद अर्ली जंप करता, मगर वो किस्मत की बात होती है. बट ऑलवेज बी अ ड्रीमर एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स. जबरदस्त बात. सो बी अ ड्रीमर गाइस. थैंक्स अ लॉट खालिद भाई, और थैंक्स अ लॉट ऑल द ऑडियंस. काफी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला. और I hope the guys really enjoyed. I really enjoyed, honestly speaking, खालिद भाई. और इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ता भी रहेगा आगे. और ऑडियंस से मैं कहूंगा, प्लीज गिव अस योर फीडबैक, कमेंट कीजिए और बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा, और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया सबका, और बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू. वालेकुम सलाम.